मैं जब भी नहाने के लिए बाथरूम जाती, ऐसे लगता है कि जैसे मुझे कोई देख रहा है। हालांकि घर में मेरे 17 साल बेटे के अलावा कोई नहीं रहता था। मुझे बेवा हुए 3 साल हो गए थे। फिर जब नहाकर बाहर निकलती तो वहां कोई भी ना होता। मेरा बेटा भी अपने कमरे में पड़ रहा होता। एक दिन मैंने वैसे ही बाथरूम का दरवाजा बंद किया और कमरे में चली गई। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे किसी के चलने की आवाज आई। मैंने देखा कि मेरा बेटा एक हाथ में मोबाइल पकड़े और दूसरे हाथ। मेरा नाम समीना है। मेरी उम्र से 15 साल थी जब मेरी शादी करवा दी गई और मेरी शादी एक हादसा थी। इस तरह की मेरी बड़ी बहन की शादी थी और मैं अपनी बड़ी बहन की शादी के लिए बहुत खुश थी। हंसती खेलती नाचती फिर रही थी। मेरी बड़ी बहन बहुत उदास थी। शादी के वक्त वो हमारे घर से जाने किसके साथ भाग गई। हमें तब पता चला जब हमने देखा कि वो अपने कमरे में नहीं थी। वहां पर शोर मच गया कि दुल्हन तो भाग गई है, बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन अभी ये बात बारातियों में नहीं फैली थी। मेरी बहन की सास ने तो शोर डाल दिया कि वापस चलो, सब समझा रहे हैं। अगर आप लौट जाती हैं तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। मेरे बहनोई ने शायद पहले से ही मुझ पर नजर रखी हुई थी कि इसने कहा कि मुझे छोटी बहन का रिश्ता दे दे ताकि आपकी भी इज्जत रह जाए और हमारी भी। इसके बाद लोग जो भी बातें करें, कम से कम आपकी बेटी मेरे निकाह में तो आ जाएगी। मेरी बड़ी बहन जाने क्या सोचकर घर से भागी थी, लेकिन इसने सबको बड़े अजाब में डाल दिया था। मेरा बहन भी शायद मुझे पसंद करता था, इसलिए इसने फौरन ये बात कर दी। इसकी अपनी माँ उसे रोक रही थी कि ऐसा मत करो, हमें इस घर से बिल्कुल भी रिश्ता नहीं जोड़ना। जिस घर की एक बेटी भाग सकती हो, जाने ये लोग किस किस्म के हैं, जाने उन्होंने अपनी बेटियों की तरबियत कैसे की है। लेकिन मेरी बहनोई ने कहा कि इसे मुझसे ही निकाह करना है। मेरी उम्र 15 साल थी जब मेरा निकाह करवा दिया और मेरा बहनोई, जो अब मेरा शौहर बन चुका था, मुझसे पूरे 12 साल बड़ा था। मेरी बड़ी बहन तो भाग गई, लेकिन इसने मेरे जान ले ली। जाने वो कहाँ थी। हमारा इससे जिंदगी भर कभी राबता ना हुआ। लेकिन मुझे मेरे ससुराल में बहुत बातें सुनने को मिली। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ही भाग के आई हूँ। लेकिन अजीब बात यह है कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। वो मुझे ऐसे ही रखता था जैसे इसने मुझसे मोहब्बत की शादी की हो। मैं सारा दिन बुरी बुरी बातें सुनकर जब अपने शौहर के आगोश में जाती तो मेरी सारी थकन दूर हो जाती। वो मुझे हंसाता और मेरा बहुत ख्याल रखता। अगर मेरा शौहर भी मुझे बातें सुनाता तो शायद मैं अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेती। शादी के पहले ही साल में माँ बन गई। डॉक्टर का कहना है कि बच्ची की उम्र कम है, इसीलिए कुछ कह नहीं सकती। मेरे शौहर ने कहा कि ये बच्चा नहीं रखेंगे क्योंकि मैं अपनी बीवी की जान बचाना चाहता हूँ। लेकिन मेरी सास ने शोर डाल दिया। इसने कहा कि मुझे बच्चे से ज्यादा अपनी बीवी की पड़ी है। मेरी सास का कहना था कि अगर तूने इस तरह का कोई काम किया तो फिर तुम दोनों को इस घर से जाना होगा। कि घर इनके नाम था और मेरे घर में सिर्फ मेरी सास थी। ससुर हयात नहीं थे और मेरा शौहर इकलौता बच्चा था। मेरा शौहर बहुत परेशान रहता। मेरी तबीयत भी 9 महीने बहुत ज्यादा खराब रही। ऐन वक्त पर जब मेरे शौहर से पूछा गया कि बीवी को बचाना है कि बच्चे को, तो इसने कहा कि मेरी बीवी को बचाएं। कि मेरी सास ने कहा कि बच्चे को बचाएंगे, पर डॉक्टर का कहना था कि जो लड़की का शौहर कहेगा वही होगा और इसी के दस्तखत भी होंगे। मेरे शौहर ने कहा कि बीवी को बचाएं, लेकिन मेरी जान भी बच गई और मेरा बेटा भी सही सलामत था। मैं घर आ गई और इसके बाद मेरे शौहर ने मेरा मजीद बहुत ख्याल रखा। 2 साल बाद मेरी सास इस दुनिया से चली गई। घर मेरे शौहर के नाम हो गया। मेरा बेटा इस वक्त 3 साल का था। अपने बेटे का नाम मैंने आमिर रखा था। मेरी सास के जाने के बाद मैं और मेरा शौहर घर में एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई कि 4 साल बाद मेरा शौहर एक हादसे में चल बसा। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख था। मेरी औलाद इस वक्त 6 साल की थी। मैं बता नहीं सकती कि मैंने किस तरह इस दुख के साथ अपनी जिंदगी गुजारी है। मैंने दोबारा कभी शादी करने का फैसला किया। मैं 22 साल की उम्र में बेवा हो चुकी थी। अम्मी अब्बू ने कहा कि तुम अपना बेटा हमें दे दो, हम इसके माँ बाप बनकर इसको पाल लेंगे, तुम दूसरी शादी कर लो। लेकिन मैंने अपने शौहर से वादा किया था कि मैं अपने बेटे का बहुत ख्याल रखूंगी और मैं अपने शौहर के अलावा किसी और के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मेरे लिए बेवफाई की मुतरादिफ था और मैं अपने शौहर की यादों के साथ भी बेवफाई नहीं करना चाहती थी। वक्त गुजरने लगा। पहले मेरी अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो गई और इसके बाद मेरे वालिद साहब भी। जिंदगी ने मुझे बहुत गम दिए, लेकिन कोई दो मरता नहीं। किसी के पीछे मेरे माँ बाप की जायदाद और घर भी मेरे हिस्से में आ गया। इनके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो कुछ था वो सब मेरा हो गया क्योंकि हमारा कोई भी भाई नहीं था और मेरी बड़ी बहन तो जब से घर से भागी थी किसी को पता भी नहीं था कि वो कहाँ है। मेरी अम्मी कहा करती थी कि जाने कहाँ होगी, पता नहीं जिंदा भी होगी या नहीं। घर से भाग जाने वाली लड़कियों के साथ जमाना बहुत बुरा सलूक करता है। अगर वो किसी बेटी की माँ बन जाए तो इसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
सब यही कहते हैं कि तुम्हारी माँ तो घर से भाग कर आई थी। मेरी माँ अक्सर मेरी बहन के लिए दुआ ही करती, लेकिन मैंने अपने वालिद साहब की ज़बान से कभी इसका नाम तक ना सुना था। मैंने अपने घर वालों की इज्जत बचाई थी, इसलिए मैं इनकी लाडली बेटी थी। वक्त गुजर गया, मेरा बेटा 17 साल का हो गया। घर में सिर्फ मैं और मेरा बेटा ही रहते थे। मैंने भी माँ बाप की तरह से मिला हुआ घर बेचकर बाजार में 2 दुकानें ले ली और इन दुकानों की किराया से मेरा घर चलता था। पहले तो ये किराया बहुत ही कम था और घर चलाना मुश्किल लगता था, लेकिन वक्त के साथ ये लाखों में हो गया था। हम 2 लोग थे, इसलिए ज्यादा खर्चा नहीं था। बच्चे को स्कूल और इसके बाद अच्छे कॉलेज में भेजा कि वो पढ़ाई करे और इसकी अच्छी नौकरी लग जाए, तो इसमें एक प्यारी सी बहू ले आऊं ताकि इस घर की खामोशी खत्म हो जाए। अकेले रहकर मेरे साथ एक मसला हो गया था कि अचानक से दिल घबराने लगता था। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, मुझे अचानक से बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाती थी, इतनी कि मैं फौरन नहाने के लिए चली जाती। जब तक बदन पर पानी बहाती रहती तब तक सुकून रहता। डॉक्टर से पूछा तो इसने कहा कि आपने जिंदगी में कितने दुख झेले हैं। पहले आपका शौहर और इसके बाद माँ बाप चले गए, सारी जिंदगी बिना हम सफर के रही। जब इंसान को कोई बीमारी नहीं होती लेकिन टेंशन होती है तो वह इस टेंशन को अच्छे तरीके से झेल लेते हैं और दुनिया समझती है कि बड़ा मजबूत इंसान है, लेकिन वो टेंशन लेना कोई आसान काम नहीं होता और वो बाद में इसी तरह किसी न किसी अजीब व गरीब बीमारी की सूरत में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती है कि इंसान एहसास मखलूक है। हम इतने गम झेलने के लिए नहीं बनाए गए थे, गम इंसान को मार डालते हैं। यही मसला था कि अचानक से मेरा दिल घबराने लगता था और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती थी। एक दिन कुछ बहुत ही अजीब हरकत हुई। एक रात मेरा दिल बुरी तरह घबराने लगा और मेरे पास और कोई हल नहीं था कि मैं क्या करती। मैं बाथरूम में नहाने के लिए चली गई, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई बाथरूम के बाहर खड़ा रोशनदान से मुझे देखने की कोशिश कर रहा था। हमारा बाथरूम बहुत छोटा था, इसकी छत इतनी छोटी थी कि इसको हाथ लगाकर छू सकते थे, इसलिए रोशनदानों से अंदर झांकने भी कोई मुश्किल काम नहीं था। अचानक से मेरा दिल बढ़ गया है। मैं बुरी तरह डर गई और जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर आई, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था। रात के 2 बज रहे थे। इस वक्त वहां कौन हो सकता था? शायद मुझे वहम हुआ था, लेकिन अगले दिन फिर से कुछ ऐसा ही हुआ और इस दफा तो मैंने ही और बाहर आ गई, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैंने अपने बेटे को जगा दिया, लेकिन जब कमरे में गई तो वहां पर वो अपने फोन में मसरूफ था। मैंने इसे ये नहीं बताया कि क्या हुआ है। वो एक जवान मर्द और इस बात पर बहुत गुस्से में आकर हर किसी को कुछ कर सकता था या कोई लड़ाई ना हो जाती है। मैं कहा कि मुझे लगता है कि मैं घर में अपने बेटे को जगा दिया, लेकिन जब कमरे में गई तो वहां पर वो अपने फोन में मसरूफ था। मैंने इसे ये नहीं बताया कि क्या हुआ है। वो एक जवान मर्द और इस बात पर बहुत गुस्से में आकर हर किसी को कुछ कर सकता था या कोई लड़ाई ना हो जाती। मैं कहा कि मुझे लगता है कि मैं घर में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। वो फौरन खड़ा हो गया। इसने हाथ में डंडा उठा लिया कि कौन हो सकता है। इसने सारे घर के हर कोने में देख लिया, लाइटिंग वगैरह ऑन की, कोई नहीं था। बाहर का दरवाजा बंद था। इसने कहा कि लगता है कि आपको वहम हुआ है कि यहाँ तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं जानती थी कि मुझे वहम नहीं हुआ था। मैंने बताया कि किसी का साया देखा था और वो भी किसी मर्द का। ये बात नजरअंदाज करने वाली नहीं थी, पर वो कौन हो सकता था? ये हरकत मेरे घर में दोबारा हो चुकी थी। दूसरे दिन फिर से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने सोचा कि होती है तबीयत खराब तो होती रहेगी, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। बाथरूम घर के सहन में था। मेरे बेटे के कमरे में बाथरूम था, लेकिन वो कमरा तो मेरे बेटे का था। बार बार मैं वहां नहीं जा सकती थी। सो रहा होगा, इसकी नींद में खलल नहीं डाला जा सकता था। उसे सुबह को भी जल्दी जाना होता था। मेरी तबीयत बहुत खराब होने लगी। मैंने आसपास देखा और पहले तसल्ली कर ली कि वहां कोई है तो नहीं। कोई भी नहीं था। मरकजी दरवाजा भी बंद था। मैं बाथरूम में चली गई और नहाना शुरू कर दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तो मैंने बाकायदा इस शख्स को साया देखा, बल्कि इसके कदमों की आवाज भी सुनी। मेरा दिल बुरी तरह बैठ गया। मेरी अकल ने काम किया और मैंने बाथरूम की लाइट ऑफ कर दी ताकि बाहर जो कोई भी खड़ा है वो मुझे देख ना सके। मैंने बुरी तरह चिल्ला चिल्लाकर अपने बेटे को आवाज देना शुरू कर दिया। मेरा बेटा जब बाहर आया तो मैंने इससे कहा कि तुम जरूर नींद से जागे हुए होगे, लेकिन मुझे लगता है कि घर में कोई है। वो नींद से जागा हुआ नहीं लग रहा था। मैंने फिर से सारा घर देखा, लेकिन घर में कोई भी नहीं था। तो इसने मुझे बैठाया और कहा कि आप सारा दिन परेशान रहती हैं, क्या सोचते रहती हैं? किसी बात की टेंशन है आपको? मैंने कहा कि मुझे वहम नहीं हो रहा है। मेरे बेटे ने कहा कि घर में कोई नहीं है। मेरा बेटा इस बात पर यकीन नहीं कर रहा। वो ये समझ रहा है कि मैं किसी टेंशन में हूँ, इसीलिए मुझे इस तरह के वहम हो रहे हैं। अगले दिन मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। बाथरूम के सामने कुछ मिट्टी फेंकी और इस मिट्टी के ऊपर पानी फेंक दिया, इस तरह के कोई वहां पर खड़ा हो तो इसके पैरों के निशान पर बन जाए।
मैंने रात के वक्त उठी और नॉर्मल तरीके से चलती हुई बाथरूम में आ गई। थोड़ी देर बाद मुझे किस हल्की आवाज आई। मैं नहा नहीं रही थी बल्कि चुपचाप खड़ी थी। मैंने अचानक से दरवाजे की कुंडी खोल दी। जो भी शख्स खड़ा है वहां से भाग जाए, क्योंकि फिलहाल मुझे सिर्फ इतना जानना था कि ये मेरा वहम था या वाकई बाहर कोई मौजूद था। मैं बाहर निकल के आई, वहां कोई नहीं था। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैं कमरे में से टॉर्च लेकर आई और इस जगह पर रोशनी डाली जहां मैंने मिट्टी फेंकी थी। यह देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पे पैरों के निशान मौजूद थे। इसका मतलब मुझे कोई वहम नहीं था बल्कि मेरे घर में कोई था। ये महसूस करके तो मेरा दिल बैठ गया कि कौन हो सकता था, कौन ये कर रहा था। मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। सुबह हुई तो मैंने इस जगह को गौर से देखा, जैसे रोशनी हुई हो। मैं इस तरफ भाग कर आई। मैंने कदमों को देख लिए थे। पाँव का साइज वही लग रहा था जो शायद मेरे बेटे का होगा, यानी कोई मेरे बेटे की उम्र का ही था। परेशान तो बहुत थी, लेकिन क्या कर सकती थी। मुझे क्या करना चाहिए था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सोच लिया कि इस बाथरूम में नहीं जाऊंगी, लेकिन कब तक न जाती। ये मेरा घर था, क्या मैं अपने घर में ही डरी हुई फिरती? और अगर वो शख्स मेरे घर में आ जाता था तो वो कुछ भी कर सकता था, मेरे बेटे को भी नुकसान पहुंचा सकता था। यूं तो मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन मुझसे घर के काम नहीं होते थे, क्योंकि मेरा आसाबी निज़ाम बहुत कमजोर था। इसलिए मैंने एक नौकरानी रखी थी जो 2 दिन बाद आकर काम करती थी। घर में हम 2 लोग थे, इसलिए गंदगी नहीं होती थी और खाना वगैरह मैं खुद ही बना लिया करती थी। वही नौकरानी कमरे में पोंछा लगा रही थी कि मेरे बेटे ने आकर कुछ फ्रेश पर मिट्टी वाले पाँव रख दिए। इसने कहा कि छोटे साहब, अभी तो मैंने सफाई की है। मेरे बेटे ने हंसकर कहा, अच्छा नहीं करता, और वहां से गुजर गया। जब वो जूते के निशान साफ कर रही थी तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने इसे रोक दिया, इससे कहा कि इनको साफ मत करो, और गौर से देखने लगी, क्योंकि ये पैरों के निशान तो वैसे ही निशान लग रहे थे जैसे बाथरूम के बाहर मिट्टी पर बने थे। यानी कि ये इस निशान पर प्रिंट था, वही प्रिंट जो इस मिट्टी पर बना था। पर यही प्रिंट तो मेरे बेटे की जूतों का भी था। क्या ये ज्यादा बड़ा इत्तेफाक नहीं था कि मेरे घर आने वाले चोर और मेरे बेटे ने बिल्कुल एक जैसे जूते पहने थे? तो क्या वो मेरा बेटा था? अचानक से तबीयत खराब हुई, मेरा सर चकराने लगा। नौकरानी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिठाया और मेरे बेटे को आवाज दी कि जल्दी आए, आपकी अम्मी को कुछ हो रहा है। मेरा बेटा भागा भागा आया, मुझे करीब के क्लिनिक पर ले गया। डॉक्टर ने कहा कि आप बहुत कमजोर हैं, आप किसी भी किस्म की परेशानी से दूर रहें, ज़हन पर दबाव भी नहीं डालें। वापस आते हुए कुछ अजीब हुआ। जब हम रिक्शे में बैठने लगे तो मैंने एक औरत को देखा जिसने अपने आप को काली चादर में लपेटा हुआ था और वो एक खंबे की आड़ से मुझे देख रही थी। यानी कि मुझे एहसास हुआ कि मैं इसको जानती हूँ, कि जैसे वो मेरी कुछ लगती है, लेकिन मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। फिर ऐसा कैसे हो सकता था? मेरे बेटे ने मुझे देख लिया और कहा, घर चले, आपकी तबीयत खराब है, आपको आराम की जरूरत है। मेरा बेटा मेरी कितनी फिक्र कर रहा था, इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकता था? इसे इस तरह की हरकत करके क्या मिलना था? वही तो मेरा इकलौता रिश्ता था। मेरा बेटा, मेरा मान, मेरा सब कुछ वही तो था। वो तो मेरा मुहाफिज था। पर जब सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो फिर गलती की गुंजाइश कहाँ थी? समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये बात भी तो मैंने नोट की थी कि घर का दरवाजा बंद था, कि कोई अंदर फिर कैसे आ सकता था। और जब भी आधी रात को मैंने अपने बेटे को जगाया कि घर में कोई है, तो मेरा बेटा सो नहीं रहा होता था बल्कि जाग रहा होता था। और फिर इस मिट्टी पर बिल्कुल वैसे ही जूतों के निशान कैसे आ सकते थे जैसे मेरा बेटा पहनता था? दिल मानता तो नहीं था, पर दिमाग बार बार इशारा कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अब मुझे कुछ भी करके इस शख्स को रंगे हाथों पकड़ना था कि वो कौन है। अब मुझे एक प्लान की जरूरत थी और मुझे प्लान के तहत ही चलना था। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बना लिया। अपने बेटे से बात बात में पूछा कि तुम रात भर जागते क्यों रहते हो? कहता, मैं पढ़ाई करता हूँ। मैंने कहा कि आज तो तुम्हारा कोई काम नहीं है ना, क्योंकि अब तो तुम्हें दिसंबर की छुट्टियां होने वाली हैं। तो इसने कहा कि आज कोई काम नहीं है, आज मैं सुकून से सो जाऊं। मैंने कहा ठीक है। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। मैंने थोड़ी देर बाद जाके देखा, मेरा बेटा सुकून से सो रहा था। यह वही वक्त था जिस वक्त पर यह काम शुरू होता था। मैं जल्दी जल्दी बाथरूम तक गई और इशारा दिया कि जैसे मैं बाथरूम के अंदर चली गई हूँ। बाथरूम का दरवाजा भी जोर से बंद किया और अंदर जाकर पानी की टूटी भी खोल दी, जिससे ऐसा लगे कि मैं नहा रही हूँ। लेकिन मैं बाथरूम में नहीं थी बल्कि किचन में खड़ी थी, जहाँ से बाथरूम का हिस्सा साफ नजर आता था। मेरे हाथ में डंडा भी था। मैं वहीं पर बैठी थी। अभी 2 पल ही गुजरे थे कि मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा कि मेरी सांस फूल गई। एक लड़का इस तरफ बड़ा था। कम रोशनी की वजह से इसका चेहरा दिखाई ना देता था, लेकिन वो बिल्कुल मेरे बेटे के जैसा था। इसके पैरों में जूते और कपड़े भी मेरे बेटे जैसे थे।
इसका मतलब कि वो मेरा बेटा था। इसके हाथ में फ़ोन था और वो रोशनदान तक अपना हाथ ऊंचा करके वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने काम में बहुत मगन था। वैसे भी जब इंसान फ़ोन में लगा होता है तो दुनिया के बारे में भूल ही जाता है। मैं फ़ौरन इस तरफ बढ़ी और डंडे से इस पर वार किया। मेरा निशाना खता हो गया, लेकिन वो शख्स वहीं पर गिर गया। मैंने फ़ौरन शोर डाल दिया और फिर मेरी आंखों ने कुछ देखा। मेरी आंखों ने देखा कि मेरा बेटा अपने कमरे से भाग कर आया है और आते ही पूछने लगा कि क्या हुआ, क्या हुआ। मैं बता नहीं पाई कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन मेरा बेटा सूरत हाल को समझ गया कि मेरी अम्मी ने किसी चोर को पकड़ लिया है जो घर में चोरी करने आया था। मेरे बेटे ने मेरे हाथ से डंडा पकड़ा और इस चोर को भी गिरेबान से पकड़ लिया। इसे घसीटता हुआ मेरा बेटा पर आमिदे तक ले आया था। लेकिन जब इसके सर से टोपी हटी तो मेरा दिल बैठ गया, क्योंकि वो कोई मर्द नहीं, वो एक औरत थी। और वो कौन थी मैं अच्छी तरह जानती थी। वो मेरी बड़ी बहन थी, जो मेरी ही बेटे जैसे कपड़े पहनकर, इसी के जूते पहनकर मेरे घर में दाखिल हुई थी और मेरी नाजिबा वीडियो बनाना चाहती थी। लेकिन मेरी बहन ऐसा क्यों करेगी? मैं अपनी बहन को कितने साल बाद देखकर कभी उदास ना होती। मेरे दिल में जितने भी शिकवे थे शायद मैं इसे माफ कर देती, लेकिन इस तरह देखकर मेरा दिल बुरी तरह तड़प उठा था। मैं इसे 13 साल बाद अपनी बड़ी बहन को देख रही थी। इस बहन को जिसको मैंने हमेशा से क्या प्यार किया था। बचपन में इसके साथ खेलती थी, अपने दिल की कमी बातें किया करती थी। आज इसको अपने खिलाफ एक नफरत अंगेज हरकत करते हुए मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ा था। वो ये सब क्यों करना चाहती थी? मेरा बेटा इसको नहीं जानता था। करीब था कि मेरा बेटा इस पर हाथ उठा देता। मैंने अपने बेटे को रोका और कहा कि ये तुम्हारी खाला है। वो हैरान रह गया। जिस औरत को इस दिन मैंने काली चादर में देखा, शायद वो मेरी बहन ही थी, जो इस दिन भी मुझ पर नजर रख रही थी। इसकी हालत बहुत बुरी थी। वो बहुत कमजोर लग रही थी, हालांकि वो मुझसे सिर्फ 4 साल बड़ी थी। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? मैंने इससे बहुत ही अपनाया से पूछा, जैसे जो कुछ इसने किया इसके लिए मैंने पहले ही माफ कर दिया। लेकिन वो बोली था इसे कि जैसे मुझे खा जाएगी। बस बड़ी आई मेरे हाल की फिक्र करने वाली। अम्मी अब्बू की नज़रों में अच्छा बनने के लिए मेरी जगह पर बैठ गई। मेरे होने वाले शौहर से शादी कर ली, इसका घर भी ले लिया और माँ बाप की सारी जायदाद भी अपने नाम करवा ली। मेरा होने वाले शौहर से पहले ही तुम पर मर मिटा था। ये तो मुझे पहले ही पता था, तभी तो तुम्हारे लिए दीवाना हो गया। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम अकेले ही सब कुछ खाना चाहती हो। मुझे तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया तुमने। अगर मैं तुमसे ये सब मांगती हूँ तो मुझे कभी भी ना देती। अब्बू ने तो पहले ही मुझे मेरे हिस्से से आग कर दिया था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगी। पर ये करती तो कैसे करती? तुम्हारे पास वैसे भी कुछ नहीं, लेकिन इज्जत तो थी। 17 साल के बेटे की माँ बन गई हो तो क्या हुआ, अभी भी तुम जवान औरत ही हो। तुम्हारी कोई वीडियो बनाकर और फिर तुम्हें इसके साथ ब्लैकमेल करके मैंने तुम्हें जलील करना था। आराम से बैठने वाली नहीं हूँ मैं। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मेरी बहन पागलों की तरह बोल रही थी। वो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कभी बात करती, कभी हंसती और कभी रोना शुरू कर देती। मैंने तो इसे हर किस्म से समझाने की बहुत कोशिश की। बातें कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन वो मेरी कोई बात नहीं समझ रही थी। इसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, अपने आप को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करने लगी। बेशक वो नॉर्मल नहीं थी, बेहोश हो गई। हमने इसे कमरे में रखा। इसकी हालत बहुत बुरी थी। ऐसा लगता कि वो 1-2 महीने से नहाई नहीं थी। शायद इसीलिए इसने मेरे बेटे के जूते और कपड़े पहने थे, क्योंकि शायद इस वक्त के इसके पैरों में जूते नहीं होंगे। वो सुबह जागी तो तब भी हमारे ख्वाबों में नहीं आ रही थी। न खाना खा रही थी, ना कुछ तो मुझ पर हाथ भी उठाने लगी। हम इसको डॉक्टर के पास ले गए। वहां जाकर बहुत सी बातें पता चली। इसके पास जो फोन था वो भी चोरी का था। मेरी बहन जहनी मरीज बन चुकी थी। वो अपने बारे में कुछ अजीब अजीब बातें बता रही थी कि इनकी कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। इसके फोन में किसी औरत का नंबर था जिसको इसने कॉल की थी। हमने इसको बुलाया। वो हमसे मिलने आ रही है, क्योंकि वो भी मेरी बहन को तलाश कर रही थी। वो मेरी बहन के शौहर की एक कजिन थी। लड़की हमसे मिलने हमारे घर आ गई और हम मेरी बहन को भी वापस घर ले आई। इसने बताया ये लड़की हमारे खानदान में भाग कर आई, इसीलिए सबने इसको बहुत बातें सुनाई। सास ने बहुत तंग किया। अल्लाह ने इसको बेटी से नवाजा, लेकिन इसकी बेटी 2 हफ्ते बाद ही इस दुनिया से चली गई। इसके बाद से इसकी हालत ऐसी हो गई, इसके शौहर ने दूसरी शादी कर ली है। घर में पड़ी रहती थी, इसको कोई बुलाता नहीं था। एक मैं ही इसका ख्याल रखती है, क्योंकि इसको बहुत गुस्सा आता था। इसी तरह साल गुजर गई। अपनी जिंदगी इसने ऐसे ही गुजारी है। पागल हो गई और इस घर से भाग गई। कभी मेरे घर आ जाती थी और कभी ऐसे गायब हो जाती कि किसी को भी पता नहीं चलता था कि कहाँ गई है। इस हालत बुरी है।
इसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। ये बहुत शर्मिंदा थी। इसको ये भी नहीं पता था कि इसके माँ बाप इस दुनिया से कब गए। इसी का अंजाम बहुत बुरा है। मुझे अपनी बहन पर बहुत तरस आया। इसने जो कुछ भी किया लेकिन उससे ज्यादा सजा मिल रही थी। मैं इसे अपने घर ले आई। मैंने अपनी बहन का इलाज करवाना शुरू किया। डॉक्टर के मुताबिक इसे एक जहनी बीमारी हो गई थी जिसमें इसे लगता था कि सब इसके दुश्मन हैं और वो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मुझे समझती थी। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वो ठीक हो सकती थी। इसका इलाज करवाया और इस पर मेहनत की, इसको प्यार दिया और आहिस्ता आहिस्ता वो एक नॉर्मल इंसान बन गई। मुझसे माफ़ी मांगी, मुझे अपने सारे दुख बताए। अब मैं और मेरी बहन एक साथ रहते हैं। मुझे मेरी बहन वापस मिल गई, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि वो मेरे खानदान का हिस्सा है। घर से भागकर इसने बहुत बड़ी गलती की। इसको इसकी गलती की सजा मिली है।